हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट। देखो, हमारी इंडियन ज्योग्राफी चल रही है और भी नोट्स के आधार पर, मतलब नोट्स से मैं पढ़ा रही हूँ इंडियन ज्योग्राफी। तो देखो, हमने भारत के बारे में पढ़ा था। जितना पढ़ा है उसको एक बार देख लेते हैं कि देखो, हमने सबसे पहले भारत के बारे में पढ़ा कि वो कहाँ है, जम्मू द्वीप पर है, उत्तरी दक्षिणी देखा है, उसकी अवस्थिति कहाँ पे है, या फिर एशिया के संदर्भ में भारत की स्थिति कहाँ पे है, दक्षिणी भाग में, ग्लोब, अक्षांश, अंतराक्ष, मतलब इस तरीके से हम ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। मैं बस ये बता रही हूँ कि ये चीज़ें हम देख चुके हैं और कहाँ इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें मैंने आपको बता दी है कि इंपॉर्टेंट किस जगह क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो आज हम शुरुआत करेंगे इससे आगे। ये आपने एक बार सब देख लिया, तो देखो एक चीज़ आप और ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये एनसीईआरटी में अभी नहीं लिखा हुआ था इसलिए मैंने नहीं लिखा। कि देखो, जैसे ये 5 राज्य आंतरिक राज्य लिखे ना मैंने, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इसमें ना तेलंगाना भी शामिल है। तेलंगाना भी शामिल है, जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 2014 में, लेकिन मैंने ये ऐड नहीं किया क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं था, इसलिए ऐड नहीं किया। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए तो हमें ये तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो अब हमारा नेक्स्ट है, आप कोई भी चीज़ जैसे कि हम ये कर रहे हैं, तो देखो पॉलिटिकल मैप लगा के सारे आपको भर देने हैं। अभी ये भरे नहीं है मैंने, लेकिन सारी चीज़ भर देना है। मैंने सिर्फ अभी पड़ोसी देश यही ऐड किए हैं कि भाई कौन कौन से इस मैप में मैंने ये सारी चीज़ें लिखी, बाकी सब मैं भर लूँगी दूसरे कलर से, कि ताकि ना, जैसे मैंने ब्लैक से सिर्फ लिखा है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये भारत के पड़ोसी देश है। और भारत के जो अंतर्वर्ती राज्य है ना, जो भी राज्य है ना, वो सब मैं अलग पेन से लिखूँगी ताकि पता चले कौन सी सीमा कहाँ से टच करती है, ये याद करने में आसानी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैं कल आपको बता भी दूँगी। तो देखो आज शुरू करते हैं ये भारत की कुल सीमा का वर्गीकरण। ठीक है, अब नोट से देखो आपको क्लास कैसी लग रही है, आप मेरे को कमेंट करके बताएं कि क्लास अच्छी है नहीं है, समझ में आ रहा है क्या है, कमेंट करके आप बता दिया करें ताकि क्लास कंटिन्यू रहे। तो देखो आज की क्लास शुरू करते हैं भारत की कुल सीमा का वर्गीकरण से। जहाँ से देखो क्वेश्चन आ रहे हैं हम उसी तरीके से ऐड कर रहे हैं, लेकिन अगर कुछ चीज़ ऐड करनी होगी तो वह मैं आपको रोज़, जैसे कि पुरानी चीज़ वापस बताती हूँ ना, कुछ ऐड करूँगी तो उसमें मैं अलग से हाईलाइट कर दूँगी, जैसे कि मैंने कल किया था। तो देखो, स्थलीय सीमा जो केवल स्थल से लगे, सिर्फ स्थल से लगने वाली है, वो 15,200 किलोमीटर। और जलीय सीमा जो केवल तट से जल की कुल सीमा है 6100 किलोमीटर। और तटीय सीमा प्लस द्वीप समूह की सीमा दोनों को मिला के है तो 7516.6 किलोमीटर। केवल देखो ये कह रहे हैं केवल तट से तो 6100, लेकिन जिसमें द्वीप समूह शामिल किए हैं तो 7516.6 किलोमीटर। तो देखो द्वीप समूह में कौन कौन से शामिल है, द्वीप समूह इसमें शामिल कर दिए हैं इसलिए ये बढ़ गई है। तो देखो द्वीप समूह में है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप, ये द्वीप समूह शामिल होती है तो ये बढ़ जाती है। देखो भारत की कुल सीमा देखो 15,200 ये जो स्थलीय है, और 7,516.6 ये जो तटीय सीमा प्लस द्वीपीय सीमा है, वो जब शामिल हो जाती है तो 22,716.6 किलोमीटर ये टोटल सीमा है भारत की। भारत की कुल सीमा पूछे तो 22,716.6। ठीक है, तो देखो वैसे तो अलग अलग ही पूछा है अब तक, ये 6100 इम्पोर्टेंट। देखो ये चीज़ याद रखना है कि जलीय सीमा पूछी हुई है 6100, स्थलीय सीमा पूछी हुई है, द्वीप समूह को अलग कर, मतलब ये दोनों शामिल हो तो ये पूछा गया। ये 3 चीज़ पूछी, अभी तक टोटल का कभी नहीं पूछा है, लेकिन ये 3 चीज़ पूछी जा चुकी है। और द्वीप समूह में क्या शामिल है वो भी आपको पता होना चाहिए। तटीय सीमा से द्वीप समूह की सीमा निकालना, मतलब देखो अगर हमको टोटल सीमा पता है, सीमा ये देखो तटीय सीमा और द्वीप समूह टोटल पता है हमको कि 7,516.6 है, और हमें अगर अलग करनी है तटीय सीमा कि टोटल तटीय सीमा, द्वीप समूह सीमा और तटीय सीमा अलग अलग करनी है, तो देखो टोटल में से 6100 घटा दो, क्योंकि 6100 हमारी जलीय सीमा है, वो अलग कर देंगे तो आ जाएगा 1,416.6 किलोमीटर। सारी चीज़ें अलग कर करके बता रही हूँ, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन आए वो भी मैंने बता दिया है। अब है भारत के पड़ोसी देश। देखो क्लास फास्ट इसलिए चल रही है कि जल्दी से जल्दी हमारा सिलेबस भी कवर हो जाए, और मैप से भी बता देती हूँ और नोट से बता रही हूँ ताकि आप याद करने में भी आपके लिए आसानी हो जाए। देखो भारत के पड़ोसी देश, भारत के जलीय पड़ोसी देश श्रीलंका, मालदीव, ये आगे मैं डायग्राम से भी बता दूँगी। ठीक है, देखो श्रीलंका और मालदीव। और भारत के स्थलीय पड़ोसी देश अफगानिस्तान, चीन, नेपाल और भूटान। स्थल मतलब जहाँ पे देखो जलीय सीमा, जैसे कि भारत का मैप ऐसे बनता है, तो देखो यहाँ मालदीव है, यहाँ श्रीलंका है, तो देखो हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर,
मतलब जो सागर है ना, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, तो वहाँ जहाँ जल है और वहाँ से कोई पड़ोसी देश मिल रहा है तो वो है श्रीलंका और मालदीव। और स्थलीय सीमा पड़ोसी जैसे कि भारत का ऊपरी भाग, ठीक है, जैसे अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, मतलब जो ये पड़ोसी देश सिर्फ स्थलीय सीमा पूछे तो अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल और भूटान, ये 4 है। अब भारत के स्थलीय और जलीय पड़ोसी देश मतलब जो दोनों में लगते हैं, जो स्थल भी है और जलीय भी है, वो है बांग्लादेश, ठीक है। देखो मैप को ढंग से देखेंगे, देखो यहाँ है तो वो देखो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी से टच होता है, फिर भारत से टच होता है तो बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान है, देखो इधर, ठीक है, इधर पाकिस्तान है, तो जलीय सीमा और वो दोनों सीमाएं लगती है तो वो है बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार। यहाँ पे म्यांमार नहीं, सॉरी, म्यांमार यहाँ है, यह मालदीव है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ढंग से देख लेनी है। और आगे है हमारे, देखो मैं मैप से बता रही हूँ, एक एक चीज़ आपको ढंग से देख लेनी है। ये देखो भारत का मैप बना दिया है मैंने, ठीक है। देखो ये जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, दिख रहा है ना आपको, हाँ, देखो 23.5 डिग्री मैंने रेड लाइन से अलग किया है। 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है, इसके उत्तरी भारत में देखो शीतोष्ण कटिबंध है। जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा ना, इसके उत्तर में क्या है, उत्तरी राज्यों में, उत्तरी भारत में क्या है, शीतोष्ण कटिबंध, और दक्षिण भारत में क्या है, उष्ण कटिबंध। 23.5 डिग्री शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध, ठीक है, ये कर्क रेखा। और फिर देखो कर्क रेखा के जस्ट ऊपर ये जाती है 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये ब्लैक लाइन दिख रही है, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये भारत और पाक में विवादित है, पाकिस्तान कहता है मेरी और भारत कहता है मेरी। और ये है कहाँ पे, देखो गुजरात के सरक्रिक से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, सरक्रिक से गुजरती है। ये एक दलदली भाग है, गुजरात में एक दलदली भाग है सरक्रिक। तो देखो पाकिस्तान कहता है कि यहाँ तक हिस्सा मेरा है, तो सरक्रिक ये मतलब पाकिस्तान का भाग है, और भारत कहता है मेरा है, तो ये दलदली भाग विवादित है। और देखो 24 डिग्री ऊपर हो गया, 23 डिग्री ये हो गया, अब इसके नीचे आता है 22 डिग्री। तो जो 22 डिग्री रेखा ये गुजरती है उत्तरी अक्षांश से दक्षिणी में भारत की संकीर्ण होता है। तो देखो संकीर्ण, अब आपको नहीं समझ में आया तो बता दो, देखो भारत यहाँ पे यूँ ये चौड़ाई कम हो रही है ना, तो भारत 22 डिग्री के नीचे क्या होता है, संकीर्ण होता है, ठीक है। अब देखो ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, वो ये चीज़ है, यहाँ से आते हैं। तो देखो ये जो मैंने रेड लाइन से ये बना रखी है, आपको दिख रही है, ये है सह्याद्री। तो देखो इसमें क्या है, सबसे पहली बात तो देखो हिमालय के बाद भारत की सबसे बड़ी पर्वतमाला सह्याद्री है, जो 1600 किलोमीटर है और सबसे ऊंची चोटी है। मतलब सबसे बड़ी पर्वतमाला कौन सी है, सह्याद्री है, जो 1600 किलोमीटर है। और इस सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अन्नामुडी, जो कहाँ पे है, केरल में। अगर पूरे सह्याद्री की पूछे ना कि संपूर्ण सह्याद्री या पर्वतमाला जो सह्याद्री है वो 1600 किलोमीटर है, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अन्नामुडी। कौन सी, अन्नामुडी, जो कहाँ पे है, केरल में। और ये जो सह्याद्री पर्वतमाला है, इसको 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश सह्याद्री को 2 भागों में बांटती है। देखो पूरी सह्याद्री का पूछ लेना ओनली कि सह्याद्री की ऊंची पर्वत चोटी तो अन्नामुडी केरल में, और सह्याद्री को 2 भागों में कौन बांटता है, तो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। और 16 डिग्री के उत्तर में कपास उगाया जाता है और दक्षिण में गन्ना सर्वाधिक मात्रा में, और अच्छा भी होता है, क्वालिटी भी इनकी अच्छी होती है, ठीक है। तो क्वालिटी अच्छी उत्तर में होती है, 16 डिग्री के उत्तर में कपास की क्वालिटी अच्छी है और दक्षिण में गन्ने की क्वालिटी अच्छी है, और ऊपर कपास और नीचे गन्ना। याद रखें, देखो क पहले आता है, ग बाद आता है, क ख ग घ होता है ना, तो क पहले ग बाद में, तो उत्तर में कपास, दक्षिण में गन्ना। अब जो हमने सह्याद्री पर्वतमाला को 16 डिग्री के आधार पर 2 भागों में बांटा, अब इसमें क्या देखो, उत्तरी सह्याद्री जो 16 डिग्री से ऊपर है, उत्तरी सह्याद्री, इसमें ये दोनों कालसुबाई और महाबलेश्वर, ये ऊंची चोटियाँ हैं, जो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, कालसुबाई और महाबलेश्वर। और कर्नाटक में जो दक्षिणी सह्याद्री है वो कर्नाटक में कहाँ है, पुष्पगिरी और कुद्रेमुख, सबसे ऊंची चोटी। देखो दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी पुष्पगिरी और कुद्रेमुख, उत्तरी सह्याद्री की कालसुबाई और महाबलेश्वर। मतलब ये चोटियाँ हैं, दक्षिणी सह्याद्री में 2 है, पुष्पगिरी और कुद्रेमुख, और उत्तरी सह्याद्री में कालसुबाई और महाबलेश्वर, ये दोनों कहाँ हैं, महाराष्ट्र में। और पुष्पगिरी और कुद्रेमुख कहाँ है, कर्नाटक। और सबसे बड़ी पूछे तो अन्नामुडी। अब पश्चिमी घाट या तट की सबसे ऊँची चोटी पूछे तो कुद्रेमुख और कालसुबाई और कुद्रेमुख। अगर देखो पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट है, इसकी सबसे ऊंची पूछे तो कुद्रेमुख और कालसुबाई, पश्चिमी घाट की पूछे तो। लेकिन सबसे ऊंची चोटी पूछ ले तो वो अन्नामुडी है,
ठीक है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी। समझ में आ गया होगा अच्छे से आपको। अब देखो सबसे पहले है खाड़ी। खाड़ी किसे कहते हैं? तो देखो खाड़ी क्या है? एक ऐसा जलीय भाग जो 3 दिशाओं से स्थल से घिरा हुआ हो, स्थल में घुसा हुआ हो। मतलब देखो ये देखो यहाँ पे देखो, ये आपको कच्छ की खाड़ी दिख रहा है, ये 3 और स्थल है, 1 2 और 3 और क्या स्थल है। या तो 3 और से स्थल से घिरा हुआ हो, या फिर ये जो कच्छ की खाड़ी है जो जलीय भाग है वो 3 और इसके अंदर घुसा हुआ हो, स्थल में घुसा हुआ हो। मतलब लैंग्वेज कोई भी हो, इसके अंदर घुसा हुआ है पानी, या फिर तीनों ओर से घिरा हुआ है, एक ही बात हुई। अब देखो भारत की खाड़ियाँ कौन सी है, हमें वो देखना है। देखो लूणी नदी कच्छ की खाड़ी में गिरती है, तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि कच्छ की खाड़ी कहाँ पे है और कौन सी नदी गिरती है, लूणी नदी गिरती है। लूणी नदी कहाँ गिरती है? कच्छ की खाड़ी में। देखो नदियाँ पूछ लेते हैं कि कौन सी नदी कौन सी खाड़ी में गिरती है, तो हमें पता होना चाहिए। तो कच्छ की खाड़ी लूणी नदी में गिरती है, सॉरी लूणी नदी कच्छ की खाड़ी में गिरती है। हाँ तो देखो अब है कच्छ की खाड़ी कहाँ पे है। देखो ये कच्छ की खाड़ी गुजरात में, ये गुजरात से घिरी हुई है ना चारों ओर से। तो ये देखो यहाँ है कच्छ की खाड़ी। और खम्पात की खाड़ी या केम्बे की खाड़ी, देखो उसको खम्पात की खाड़ी भी कहते हैं और केम्बे की खाड़ी कहते हैं। नाम कुछ भी आ सकती है, कन्फ्यूज़न नहीं होना है। केम्बे और खम्पात दोनों एक ही बात है। और ये भी यहाँ पे है, देखो तीनों ओर से घिरी हुई है, और ये भी गुजरात में है। देखो मैंने इस तरीके से एरो इसलिए किया है कि ये दोनों कहाँ है, गुजरात। ये देखो ये गुजरात, ठीक है, गुजरात ये घिरी हुई है। अब देखो जो ये खम्पात या केम्बे की खाड़ी है, इसमें कौन कौन सी नदियाँ गिरती है। ये देखो मैंने एरो इसीलिए लगाए हैं कि ये सारी नदियाँ किसमें, खम्पात की खाड़ी या केम्बे की खाड़ी में गिरती है। नदियाँ कौन सी है? साबरमती नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और माही नदी। अब याद करने का तरीका देखो, हम ऐसे भी बोल सकते हैं, सनम तुम। मतलब देखो तुम इसलिए बोल रही हूँ, हाँ तो आप सोचोगे तू से तो क्या बनेगा, तू से तब बोल देंगे ना, ताप्ती नदी। तो सनम तुम किस में गिरो, केम्बे की खाड़ी में या खम्पात की खाड़ी में गिरो। सनम तुम खम्पात की खाड़ी में गिरो। तो नदियाँ हो गई, सनम से स से साबरमती, न से नर्मदा, तुम से ताप्ती, म से माही, तू म ताप्ती और माही। अब कौन सी उद्गम स्थल भी पता होना चाहिए हमें, ये भी पूछ लिया जाता है। तो देखो साबरमती नदी का उद्गम राजस्थान से, नर्मदा नदी का अमरकंटक मध्य प्रदेश से, ताप्ती नदी त्रियंबकम महाराष्ट्र से, और माही नदी महेंद्र झील मध्य प्रदेश से। देखो ये तो याद हो जाएगा, मध्य प्रदेश महेंद्र, ये तो तीनों में म है, माही महेंद्र मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये देखो हमें याद करने का तरीका अपन को खुद को ही निकालना पड़ेगा। तो हमें याद रखना है, देखो नदियाँ तो ये है जो खम्पात की खाड़ी में गिरती है कि सनम तुम खम्पात की खाड़ी या केम्बे की खाड़ी में गिर जाओ। अब ये उद्गम स्थल कहाँ होता है वो भी हमें याद रखना पड़ेगा। तो देखो साबरमती राजस्थान से, नर्मदा अमरकंटक मध्य प्रदेश से, ताप्ती त्रियंबकम महाराष्ट्र से, और माही नदी महेंद्र झील मध्य प्रदेश से, ठीक है। अब देखो मन्नार की खाड़ी कहाँ है, तमिलनाडु में। ये देखो श्रीलंका है, ये भारत है, यहाँ तमिलनाडु है, यहाँ मन्नार की खाड़ी है, देखो ये, ठीक है, ये मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु। यहाँ पे भी एक बना हुआ है जो मतलब देखो जलमग्न हो गया था जब मतलब सुनामी लहर आई थी तब। तो ये मन्नार की खाड़ी कहाँ है, तमिलनाडु में है। देखो ये मैंने सिर्फ निशान किया है ताकि हमें याद रहे। अब नेक्स्ट है देखो आदम ब्रिज, पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं जहाँ हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी किसकी क्या दिशा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहला तो देखो मैप बनाया, फिर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम लिख दिया। किस किस के बारे में पढ़ेंगे, आदम ब्रिज, पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बारे में। तो देखो भारत, ये है हमारा भारत, ये श्रीलंका, ये देखो ये छोटे छोटे से ये दिख रहे हैं ना, ये देखो, और ये यहाँ पे है आदम ब्रिज, ये रहा, मन्नार की खाड़ी ये रही, पाक की खाड़ी ये, पबन द्वीप या रामेश्वरम द्वीप, ये दोनों का नाम एक ही है, चाहे पबन द्वीप का हो या रामेश्वरम द्वीप। अब इनकी दिशा पता लगाने के लिए मैंने एकदम एग्जैक्ट ये चीज़ लिखी है ताकि हम आराम से समझ में आ जाए। क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं कि पम्बन द्वीप या रामेश्वर द्वीप आदम ब्रिज के ऊपर स्थित है। देखो पम्बन द्वीप या रामेश्वर द्वीप कहाँ है, आदम ब्रिज के ऊपर। आदम ब्रिज कहाँ है, ये रहा, और पबन द्वीप कहाँ है, ये रहा। देखो एरो से पता चलता है कि ये एरो ऊपर है और ये एरो नीचे है।
तो आदम ब्रिज पबन द्वीप के नीचे है और आदम ब्रिज के ऊपर कौन सा है, पबन द्वीप या रामेश्वर द्वीप। तो पबन द्वीप या रामेश्वर द्वीप आदम ब्रिज के ऊपर स्थित है, मतलब ये प इस आदम के ऊपर स्थित है, आदम ब्रिज के ऊपर स्थित है। अब आदम ब्रिज के उत्तर में पाक की खाड़ी है, ये आदम ब्रिज है, इसके उत्तर में पाक की खाड़ी, आदम ब्रिज के उत्तर में, ये देखो दिशा लिखी है ना, तो उत्तर में क्या है, पाक की खाड़ी। आपको ना इस तरीके से डायग्राम अगर क्वेश्चन ये आ जाए तो इस तरीके से बना के करना ताकि आप इससे दिशा पता लगा सको। फिर आदम ब्रिज के दक्षिण में मन्नार की खाड़ी है, अभी आदम ब्रिज है, इसके दक्षिण में मन्नार की खाड़ी। तो देखो आदम ब्रिज ज़्यादा याद रखना, आदम ब्रिज के उत्तर में पाक की खाड़ी, दक्षिण में मन्नार की खाड़ी और आदम ब्रिज के ऊपर है पबन द्वीप या रामेश्वर द्वीप। अब पबन द्वीप या रामेश्वर द्वीप के दक्षिण में मन्नार की खाड़ी, पबन द्वीप या रामेश्वर के दक्षिण में, देखो आदम ब्रिज के भी दक्षिण में मन्नार खाड़ी और पबन द्वीप या रामेश्वर के भी दक्षिण में है मन्नार की खाड़ी। अब एक मैप ये छोटा सा, तो देखो एक तो ये सीक्वेंस याद रखना, करावती, मिनिकॉय, मालदीव। ये चैनल का क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए मैंने ये चीज़ अलग से बनाई है, ठीक है। देखो ये भारत है, ये मालदीव है, इन दोनों के बीच में मैंने ये बनाया है 8 डिग्री चैनल जो भारत और मालदीव को अलग करता है। भारत और मालदीव को अलग करता है 8 डिग्री चैनल, मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है 8 डिग्री चैनल। तो देखो 8 डिग्री चैनल दो हुए, एक ही चैनल है, मतलब दो चीज़ों को अलग करता है, एक तो भारत को और मालदीव को, इन दोनों को अलग कर रहा है, एक मिनिकॉय को और मालदीव को अलग कर रहा है। 8 डिग्री चैनल दो लोगों को अलग करता है। फिर है भारत को श्रीलंका से पृथक कौन करता है, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी, ये यहाँ पे है, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी, ये किसको अलग करते हैं, भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका को अलग करते हैं। और पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी कहाँ है, हिंद महासागर में, और ये तीनों भारत और श्रीलंका को अलग करते हैं, ठीक है। ये 8 डिग्री चैनल का क्वेश्चन बहुत बार आता है, कभी तो भारत और मालदीव का पूछ लेते हैं, कभी मिनिकॉय और मालदीव का पूछ लेते हैं कि 8 डिग्री अलग किसको करता है, ठीक है। देखो इस तरीके से नोट्स के माध्यम में पढ़ा रही हूँ ताकि आपके नोट्स भी अच्छे से बन जाए और आपके याद करने का तरीका भी अच्छा हो कि आप मैप के सारे किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सको। तो आपको ये क्लास कैसे लगी आप मेरे को कमेंट करके बताएं और इस क्लास को शेयर करें, मतलब जिसको समझ में नहीं आ रहा, नोट्स नहीं बन रहे, तो उनके भी ये क्लास काम आएगी। तो आप देखो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। क्लास कैसी लगी आपको अच्छी लगी है तो ये क्लास कंटिन्यू रहेगी। आपको बताना होगा कि क्लास आपको कैसी लग रही है तो ये क्लास कंटिन्यू रहेगी, नहीं तो बीच में ही बंद हो जाएगी। देखो नोट्स वगैरह सब बनाना करना और समझाने में समय लगता है और समय उसको तभी दिया जाएगा जब उसका अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप मेरे को कमेंट करके बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू। जय श्री राम।